अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पश्चिम एशिया में ईरान की ये जंग जिसका एपिक सेंटर पूरा मिडिल ईस्ट हो गया है, लेकिन ईरान की इस युद्ध की कीमत भारत चुका रहा है। भारत में एलपीजी की ज़बरदस्त क्राइसिस पूरे देश भर में फैल चुकी है। हमारे पास कमर्शियल एलपीजी भारत की सरकार ने आदेश जारी करके लगभग रोक दी है। सिर्फ हॉस्पिटल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट या बेहद इसेंशियल सर्विसेज को ही कमर्शियल एलपीजी उपलब्ध कराई जा रही है। बाकी डोमेस्टिक एलपीजी के इस्तेमाल पर राशनिंग की जा रही है। एलपीजी का ये अचानक से क्राइसिस का कारण क्या है? बहनों भाइयों, ईरान का युद्ध शुरू हुए 12 दिन और भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। आज चर्चा एलपीजी क्राइसिस की। बहनों भाइयों, आज सुबह जैसे ही आप लोगों ने अपने मोबाइल खोले होंगे या तो टेलीविज़न खोले होंगे, वहाँ पर आपको लगातार एक ही दृश्य हर चैनल हर मोबाइल पर मिला होगा। एलपीजी की मांग को लेकर, सिलेंडर्स की मांग को लेकर एजेंसियों पर लंबी लाइनें और सिलेंडर्स पाने की जद्दोजहद। ये तब है जब भारत सरकार ने अभी डोमेस्टिक एलपीजी में सिर्फ राशनिंग की है, कोई कंट्रोल नहीं किया है, कोई रोक नहीं लगाई। लेकिन लोगों के मन में एक बेतहाशा भय का माहौल है कि शायद ये युद्ध लंबा खिंचा तो उन्हें आने वाले वक्त में शायद सिलेंडर नहीं मिलेंगे, तो लोग घर के खाली सिलेंडर्स भराकर स्टॉक कर ले रहे हैं। लोगों के मन में पैनिक है। उस पैनिक की वजह से ज़बरदस्त माहौल बना है, क्योंकि जितनी भी गैस एजेंसियां हैं उनके पास स्टॉक खत्म हो रहा है या फिर वो क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं। इस बीच भारत की सरकार ने परसों रात एक आदेश निकाला और कल से ही सारी सप्लाई, सुबह से जितनी भी कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई है, जो खास तौर पर होटल्स, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट फूड्स, इन सबको उपलब्ध कराई जाती है। कैंटीन्स को उस पर रोक लग गई है। एक भी सिलेंडर उनके लिए उपलब्ध नहीं है। दिल्ली में 60% से ज़्यादा रेस्टोरेंट और होटल्स बंद हो चुके हैं। स्ट्रीट वेंडर्स की जो दुकानें लगती थी उनमें 80% की कमी आ गई है, क्योंकि वो एक ही सिलेंडर लेकर काम करते थे कमर्शियल। वो कमर्शियल सिलेंडर अब उपलब्ध नहीं है। और अगर ये स्थिति हुई तो अगले 2-3 दिन के भीतर जो भी एलपीजी आधारित रेस्टोरेंट या होटल हैं वो बंद हो जाएंगे। जो स्टीम पर चल रहे हैं वो सरवाइव करेंगे, लेकिन स्टीम का भी एक हिस्सा ऑयल से बनता है। अगर ऑयल के प्रोड्यूस कुछ प्रभावित हुई तो स्टीम भी बंद हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है? महज 11 दिन के भीतर भारत में एलपीजी की क्राइसिस के क्या तात्पर्य हैं और ये क्यों हुआ? हमें इसके बारे में जानना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, और ये क्राइसिस कितने लंबे तक समय तक खिंच सकती है, इसके बारे में चिंतापूर्ण चिंतन करना चाहिए। बहनों भाइयों, भारत में लगभग 33 मिलियन टन एलपीजी का हम इस्तेमाल करते हैं, डोमेस्टिक और कमर्शियल। 33 मिलियन टन भारत की खपत है सालाना, और इसमें हमारे यहाँ उत्पादन होता है तकरीबन 12 मिलियन टन का। तो हमारे पास शॉर्टेज कितनी है? 21 मिलियन टन एलपीजी की शॉर्टेज है, जो हम इंपोर्ट के माध्यम से मंगाते हैं। अब ये 21 मिलियन टन, आपके मन में प्रश्न होना चाहिए, कहां से आता है? ईरान से हम खरीद नहीं रहे हैं, रूस पे हम ले नहीं सकते क्योंकि अमेरिका चढ़ा बैठा हुआ है। अमेरिका ने ईरान से भी हमारे रिश्ते खराब कराए और वहां से भी हमें कोई सप्लाई नहीं। भारत में जो 21 मिलियन टन की एलपीजी सप्लाई होती है, इसका 90% सप्लाई कतर से होती है। आपको ध्यान होगा कि 1 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री कतर गए थे और एक बड़ी ऐतिहासिक संधि पर साइन करके आए थे। तो भारत आने वाली एलपीजी का 90% हिस्सा कतर से आता है। कतर मतलब मिडिल ईस्ट का देश, अरब देश। और ये आता किधर से है? पर्शियन गल्फ से, हार्मूज जलडमरू मध्य, जिसको स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कहा जाता है, वहां से होते हुए ओमान की खाड़ी से इंडियन ओशियन में जामनगर या मुंबई जहां भी पोर्ट पे है वहां उतरता है। तो अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ईरान ने ब्लॉक कर दिया है, और कतर की जितनी भी रिफाइनरी और गैस प्रोडक्शन की कंपनीज हैं उन पर डायरेक्ट हिट किया है मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए। तो कतर में प्रोडक्शन का मुंह बंद हुआ और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे ब्लॉकेट कर दिया है ईरान ने कि कोई जहाज नहीं गुजर सकता। आज अमेरिका ने 3 अपने नेवी शिप के जरिए 3 जहाज़ों को निकालने की कोशिश की। ईरान ने तीनों जहाज़ों को उड़ा दिया।
तो अब वहां से 1 लीटर डीजल या पेट्रोल या गैस नहीं निकल सकती जिनका भी यूनाइटेड स्टेट या इजराइल के साथ कोई भी ताल्लुकात है, ऐसा ईरान ने दावा किया है। भारत भी 1 लीटर तेल या 1 लीटर गैस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से नहीं निकाल सकता, और निकालना भी चाहेगा तो कतर भेजने को तैयार नहीं है, उसने प्रोडक्शन लाइन डाउन कर ली है। तो हमारी बाहर से आने वाली एलपीजी का 90% होल्ड हो गया, तो पीछे से आ रही सप्लाई चेन इन 10 दिनों में टूट गई। अब यह है असली बात जो आपको कोई बताता नहीं है। तो जब सप्लाई ही नहीं आ रही है तो यहां मिलेगी कैसे? तो हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है 12 मिलियन टन का, प्लस हमारे 10% की जो और आमद है या रास्ते में जो है, वो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आने वाले वक्त में इसकी भी राशनिंग और होगी, जब तक कि हमारी अल्टरनेटिव सप्लाई लाइन बहाल नहीं होती दूसरे देशों से जो हमको एलपीजी उपलब्ध कराएं। ऐसा तो है नहीं कि इस दुकान में नहीं सामान मिला तो हम दूसरी दुकान से लाएंगे। यहां दूसरी दुकान से भी आने में समय लगेगा, और दूसरी दुकान कोई पड़ोस में नहीं है। आप कहां से ले सकते हैं एलपीजी? साउथ अमेरिका से ले सकते हैं, वेनेजुएला से ले सकते हैं, रूस से ले सकते हैं, अर्जेंटीना से ले सकते हैं, वेस्ट कोस्ट है जो अफ्रीका का, उन कंट्रीज से आप ले सकते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, डील करने, फिर लोडिंग होने, ट्रेवल करके आपके पोर्ट तक आने में समय लगेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि इस इंदिरा नगर छोड़ के गोमती नगर से ले लें, मेरठ की सेंट्रल मार्केट छोड़ के पड़पड़गंज से ले लें, ऐसा नहीं है। ये एनर्जी कमोडिटी या एनर्जी सेक्टर, एनर्जी मार्केट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इसको डेलिकेटली हैंडल न किया जाए तो ये इसी तरह की क्राइसिस को उत्पन्न करता है। और अभी जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, ईरान वार खत्म होने के या सुलह समझौते की कोई गुंजाइश आज तक नहीं है, बल्कि आज तो ईरान ने 3 जहाज डुबो दिए हैं। और पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकन जो बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सबको आगाह किया है, और टेक कंपनियां जिसमें गूगल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनियां, कि अगर वो उनको अब आगे चलकर वो उन्हें उड़ाएंगे। तो उन्होंने मिडिल ईस्ट में सबको वार्निंग दी है कि जो भी अमेरिकन बैंक या इजराइल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के आसपास का 1 किलोमीटर का इलाका खाली कर दो, वहां पर हम हमला करेंगे। तो बहनों भाइयों, हालात कोई सुधरने वाले नहीं है। भारत इस सिचुएशन में ट्रैप्ड है। हमारे पास विकल्प नहीं है सिवाय ये कि हम अल्टरनेटिव एनर्जी सप्लाई चेन को ओपन करें। सच्ची बात यह है। बाकी प्रेस नोट में कोई कुछ कहे, बयान कोई कुछ कहे, अभी तक जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, भारत सरकार के एक भी मिनिस्टर ने आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया। सोर्सेज के हवाले से सब चल रहा है। लेकिन ये क्राइसिस बढ़ेगी, और आज तो होटल्स और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने साफ साफ कह दिया है कि उनके पास कल सुबह दोपहर तक का स्टॉक है, उसके बाद उनके पास सप्लाई लाइन टूटेगी और यहां लगेगा ताला। अयोध्या में राम की रसोई तक बंद हो गई जो अनवरत चालू रहती थी। तो आप हालात का अंदाजा लगाएं। लेकिन मैं अपने देश के नागरिकों से और खास तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहता हूं, बहनों भाइयों, डोमेस्टिक सप्लाई में अभी प्रॉब्लम नहीं है। आप ये जो भागे जा रहे हैं, क्रेजी बने हुए हैं, सिलेंडर पीठ पे लादे हैं, मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे के बाल पकड़ रहे हैं, कॉलर पकड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं सिलेंडर के लिए, कृपया ना करें। अभी ऐसी स्थिति डोमेस्टिक सप्लाई में नहीं है। आप संयम बरतें, एक सिलेंडर है, एक बैकअप में रख लो। पर यह जो पागलपन छिड़ा हुआ है कि हम सब भर डालेंगे, तो क्या अकेले कितने दिन चला लोगे? अच्छा क्राइसिस होगी तो मिल बांटकर सबके साथ संयम के साथ काम करना चाहिए। ये पागलपन की अंधी दौड़ और ये अफवाहों की अंधी दौड़, पेट्रोल पंपों पे हाहाकार मचा हुआ है। ड्रम ड्रम भर के लोग आ रहे हैं, गाड़ियां लेके आ रहे हैं, भर दो पूरा गले तक। अरे पीछे आ रहे लोगों को भी देखो, इतने स्वार्थी भी ना बनो, मैं ये कहना चाहता हूं। थोड़ा देश में समस्या है तो समस्या को हैंडल करना भी सीखिए। ये पागलपन और स्वार्थ थोड़ा कम होना चाहिए। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। 21 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन गांवों में हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं,
मध्य एशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। 10 सालों में अगर आप देखे जाए हर चीज के दाम बढ़ गए, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब एलपीजी की सिचुएशन को देखिए, कितना बर्दाश्त करें, और इनकी पॉलिसीज, इनकी नीतियों की वजह से। और अगर सदन में अच्छी चर्चा होती इन चीजों पे तो अच्छा होता, कम से कम हम जनता के सवाल उठा पाते। इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है। अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी। और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। ये लोग मिलकर अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। आज युद्ध के समय, इस समय में भी कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष सिंधवी, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी से हैं, वीरेंद्र प्रताप सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, लखनऊ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, संतोष गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश आदर्श कैटरिंग एसोसिएशन के और वर्तिका शुक्ला हैं, उत्तर प्रदेश में आदर्श व्यापार मंडल की महामंत्री, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। तो मैंने कोशिश की है कि सभी स्टेक होल्डर्स को आज की डिबेट में रखा जाए। तो बहुत शुक्रिया आपका। तो राकेश त्रिपाठी जी,